हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है लोकेश ढाका और मैं आपका स्वागत करता हूं O2IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा के उसी सेक्शन की जो हमने लास्ट वीडियोस में स्टार्ट किया हुआ है। अगर आप इस लेक्चर से जुड़ी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आप अपनी तैयारी घर बैठे करना चाहते हैं तो आप हमारी O2IAS एकेडमी की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले हरियाणा के अंदर कौन से राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क्स पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कौन सी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा के अंतर्गत पाई जाती हैं, कौन से कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षण क्षेत्र कहते हैं वे हरियाणा में उपलब्ध हैं। साथ ही डियर पार्क्स, हिरणों के लिए पार्क्स बनाया गया है। साथ ही चिड़ियाघर कौन से पाए जाते हैं, ब्रीडिंग सेंटर कौन से पाए जाते हैं, और अपना तीसरा डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर के बारे में बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा के अंदर नेशनल पार्क्स। देखिए, थोड़ा सा पहले मैं ये चाहता हूं कि आप थोड़ा सा इस बात को समझे कि नेशनल पार्क्स हम पढ़ने लग जाते हैं सीधा, नेशनल पार्क ये नेशनल पार्क यहाँ है पूरे इंडिया के, वर्ल्ड के, लेकिन हम ये नहीं समझते कई बार ये पता नहीं होता कि नेशनल पार्क बनाया क्यों जाता है और इनको हम क्यों पढ़ रहे हैं, साथ ही ये इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो क्या है, यदि हम बात करेंगे तो नेशनल पार्क्स को तो देखना है कहाँ है, कौन सा कहाँ पे पड़ रहा है, लेकिन सबसे पहली बात है कि नेशनल पार्क बनाए क्यों जाते हैं। एक चीज थी जिसको कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। दुनिया में औद्योगिक क्रांति हुई थी। तो औद्योगिक क्रांति जब हुई दुनिया में तो बहुत सारे उद्योग धंधे स्टार्ट किए गए और उन्होंने इतना ज्यादा दोहन किया अपने जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज थे उनका भी, साथ में अपने पर्यावरण का भी, जिसकी वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर था उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तापमान बढ़ा। तो जैसे इंसान तो अपनी सुरक्षा के लिए क्या करता है भाई, एसी के अंदर जाके बैठ जाएगा, लेकिन जो जानवर खुले आसमान में घूम रहा है, खुली हवा के नीचे है, उसके साथ क्या होगा ये हम नहीं फील कर सकते, क्योंकि हम वहां पे अपने आप को रख के नहीं देखते हैं। तो भारत में या ऑल ओवर दी वर्ल्ड अगर आप बात करें तो दुनिया के बहुत सारे जीव कुछ तो गर्मी की वजह से, टेम्परेचर की वजह से सरवाइव नहीं कर पाए। साथ ही जब गर्मी ज्यादा थी तो बहुत सारे जो पानी वगैरह के सोर्स थे, मतलब वेटलैंड्स थे, जितनी झीलें वगैरह थी, काफी बड़ी मात्रा में दुनिया से सूखती चली गई। तो ग्लोबल वार्मिंग का ये इफेक्ट भी देखने को मिला। बहुत सारे आदमी जानवरों को शिकार का एक माध्यम बना लेते हैं, तो शिकार के थ्रू भी धीरे धीरे बहुत सारे जीव जानवर इस दुनिया से समाप्त होते चले गए। अब क्या हुआ, तो इन्वायरमेंटलिस्ट ने एक बात बताई कि भाई हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वहां पे एक चीज काम करती है जिसको कहते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब पारिस्थितिकी तंत्र, कि भाई इस दुनिया में अगर आप बात करें तो ये है पेड़ पौधे जो दुनिया में सब कुछ पैदा कर रहे हैं, उनको कुछ खाने वाले हैं जो फर्स्ट कंज्यूमर हैं। तो प्रोड्यूसर हो गया पेड़, जो अलग अलग प्रोसेस के द्वारा खाना बनाता है, उसको खाने वाले शाकाहारी हर्बीवोरस भी कह देते हैं, उसको खाने वाले मांसाहारी, और इन सब को खा लेने वाला सर्वाहारी ओमनिवोरस, और नीचे डीकम्पोजर्स हैं जो हर चीज को डीकम्पोज करके दोबारा से कन्वर्ट कर देते हैं मिनरल्स वगैरह में। तो ये जो सिस्टम है इकोसिस्टम, इसमें से अगर किसी एक को भी बाहर निकाल दिया जाए, चाहे वो मांसाहारी हो, चाहे शाकाहारी हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे अपघटक हो, अगर एक भी बाहर निकल गया तो पूरा का पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। तो हमें हर तरीके के जीव इस दुनिया में चाहिए, अदरवाइज हम भी इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ये इन्वायरमेंटलिस्ट का मानना था। तो उन्होंने बताया कि दुनिया में हमें जो ये जीव खत्म हो रहे हैं इनको बचाना होगा। उनको बचाने के दो तरीके हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ, जो हम बात कर रहे हैं जितने भी जीव जंतु हैं उनको बचाने के जो तरीके हैं, तो उनको बचाने के दो तरीके उन्होंने बताए कि उनको हम दो तरीके से बचा सकते हैं। एक जो तरीका उसको कहते हैं इन सीटू मेथड, अंतः स्थाने एक तरीका होता है। ये क्या होता है, देखो अंतः स्थाने का मतलब सिंपल सा होता है कि भाई अगर कोई जानवर है जिसको हमें बचाना है, जैसे शेर है, भाई शेर को बहुत सारे आदमी शिकार का भी साधन बना लेते हैं, शिकार करते हैं कई, भाई कहीं ना कहीं वो जलवायु, जो भी जलवायु है, क्लाइमेट है, उसके सामने भी शायद सरवाइव ना कर पाता हो, तो उसकी वजह से वो खत्म हो रहे हैं। तो उसको बचाने का पहला तरीका है कि उसको बचाया जाए, हम उसके ऊपर कोशिश करें, सुरक्षा करें। उसको बचाने का जो तरीका है वो है इन सीटू, मतलब उसी के घर में, कि वो जंगल में आराम से रहता रहेगा, हमारा काम है उसको फोकस करना, उसके ऊपर ध्यान देना और उसको बचा लेना। तो इन सीटू मेथड में हम क्या करते हैं, दुनिया में जैसे हम बनाते हैं उसको कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। बहुत सारे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हम बना लेते हैं। भारत में फिलहाल बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या 18 है,
जो काफी फेमस हैं, तो आपको उनके बारे में पढ़ा होगा अगर आप ज्योग्राफी पहले पढ़ी हुई है। और उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर हो सकता है कि आप बहुत सारे नेशनल पार्क्स बना लें, राष्ट्रीय उद्यान बना लें। तो भारत में फिलहाल राष्ट्रीय उद्यान की जो संख्या है वो 105 है। साथ ही नेशनल पार्क्स के बाद अगर बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र बना सकते हैं। भारत में लगभग 550 के आसपास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फिलहाल पाई जाती हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ साथ एक चीज होती है जिसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, कहते हैं जैव विविधता का एक हॉटस्पॉट। तो बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है वे भी भारत के अंतर्गत 4 हैं जो पाए जाते हैं। तो इन सीटू मेथड का मतलब है कि उस जानवर को हम बचाएंगे उसी के घर में। इन सीटू मेथड के बाद दूसरा जो तरीका है वो है एक्स सीटू मेथड। मतलब भाई ऐसा हो सकता है कि आप उसको उसके घर में छोड़ दें, मतलब आपने उसको जंगल में छोड़ दिया और वो पहले ही बहुत कम बचे हुए हैं। अगर उनको छोड़ दिया तो हो सकता है कि कोई शिकारी उसको मार दे या फिर आपस में वे जानवर ही एक दूसरे को मार दें। तो उनको बचाने का दूसरा तरीका, उसको वहां से निकालो और निकाल के उसके ऊपर अच्छे से ध्यान रखो और उसको बचाओ। तो उसको बचाने का एक तरीका हो सकता है जैसे जू हो सकता है, चिड़ियाघर में ले आए भाई, उसको आराम से खाना पीना दे रहे हैं, आराम से उसकी पूरी फैमिली तैयार करी और उसके बाद उसको वापस जंगल में छोड़ा जा सकता है। ऐसा भी तरीका हो सकता है। ऐसे इसके अलावा ब्रीडिंग सेंटर्स होते हैं जो उनके इस बनाए जाते हैं ताकि वो क्या कर सके, अपना परिवार को बढ़ा सके, या हम भी उसके ऊपर फोकस करें ताकि इस दुनिया में जो इकोसिस्टम है उसकी एक स्टेबिलिटी बनी रहे। अगर वो खराब होगी तो मानव को भी सरवाइव करना इस दुनिया में मुश्किल हो सकता है। तो ब्रीडिंग सेंटर हो सकते हैं, ऐसे ही जीन बैंक्स हो सकते हैं। अलग अलग तरीके के साधनों के द्वारा हम देख सकते हैं कि हम इन जीवों को बचा सकते हैं। तो जनरली हम पढ़ने लग जाते हैं सीधा कि नेशनल पार्क्स के नाम याद रख लो। अब ये थोड़ा सा सोच के चलना चाहिए कि इन नेशनल पार्क्स के नाम क्यों इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल पार्क्स क्या है, एक तरीका है जीवों को बचाने का। तो हमारे देश में कानून बनाया गया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, उसके माध्यम से भी हमारे देश में अलग अलग चीजें स्थापित की गई। तो एक चीज और बनाएगी 2002 में, उसमें किया गया संशोधन। तो 1972 का जो एक्ट था उसके अंतर्गत किया गया संशोधन, और उस संशोधन में क्या किया गया, उस संशोधन में एक चीज और जोड़ी गई जिसको कहा गया कंजर्वेशन रिजर्व। मतलब कंजर्वेशन रिजर्व का मतलब है संरक्षण क्षेत्र। एक चीज और बनाएगी कि अगर सरकार, जैसे कोई नेशनल पार्क है कहीं पे, ये नेशनल पार्क है और उसके पास दूसरा कोई नेशनल पार्क है, तो इन दोनों को कनेक्ट करने का एरिया जो बनाया गया उसका नाम रख दिया कंजर्वेशन रिजर्व। अगर ये सरकारी जमीन ज्यादा है तो इसको कहा गया कंजर्वेशन रिजर्व। और कंजर्वेशन रिजर्व जैसे हरियाणा में देखेंगे तो आप 2 कंजर्वेशन रिजर्व है, लेकिन पूरे भारत में लगभग 86 कंजर्वेशन रिजर्व पाए जाते हैं, संरक्षण क्षेत्र पाए जाते हैं, जो ऑल ओवर भारत के 11 राज्यों में और 2 यूनियन टेरिटरी में फैले हुए हैं। इसके अलावा एक चीज और पाएगी जिसको कहते हैं कम्युनिटी रिजर्व। कम्युनिटी रिजर्व का मतलब अगर सरकार उस जमीन को मतलब संरक्षित क्षेत्र घोषित करे, उसकी बजाय सामुदायिक संरक्षण क्षेत्र हो सकता है कम्युनिटी रिजर्व। ऐसा क्षेत्र जो मतलब एक पर्टिकुलर प्राइवेट इंसान ने उसके लिए अपने लिए मतलब उसको बचा के रखा, तो उसको अगर बचा के रखा जाए तो उसको कहते हैं कम्युनिटी रिजर्व। और इनकी संख्या 160 के आसपास है जो भारत में पाई जाती है। तो ये इसमें से हरियाणा में एक भी आपको नहीं मिलेगा। तो इनमें से कुछ इंपोर्टेंट जैसे बायोस्फीयर रिजर्व हरियाणा में एक भी नहीं है, नेशनल पार्क 2 हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 8 हैं, भाई बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है वो हरियाणा में एक भी नहीं है। इसके अलावा जो कंजर्वेशन रिजर्व है वे हरियाणा में 2 हैं और कम्युनिटी रिजर्व हरियाणा में एक भी नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा में नेशनल पार्क्स। तो हरियाणा में 2 इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है, एक का नाम है कलेसर नेशनल पार्क जो हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और ये है यमुनानगर नाम के जिले के अंदर। दूसरा जो नेशनल पार्क है उसका नाम है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये बनाया गया था 1991 में। तो ये पहला नेशनल पार्क घोषित किया गया था। एक बात थोड़ी सी इस बात को भी समझ के चलें, जैसे ये नेशनल पार्क का जो फोटो है राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर वन विभाग हरियाणा, ये इसका फोटो है, आप देख सकते हैं। साथ ही सुल्तानपुर नेशनल पार्क इंपोर्टेंट लोकल बर्ड्स। तो एक चीज और थोड़ा सा समझते हैं कि नेशनल पार्क बाय जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं या फिर अलग अलग तरीके की चीजें हम बना रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना रहे हैं, उनके अंतर्गत होता क्या है। देखो क्या है, जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं 18, इन बायोस्फीयर रिजर्व में थोड़ी छूट होती है इंसानों को इधर उधर आने जाने की, वहां पे बस जाने की,
या फिर थोड़ा बहुत काम मतलब लकड़ी वगैरह तोड़ के लाने की, तो कब सबसे कम रिस्ट्रिक्शंस जिसके अंदर होते हैं और साइज सबसे बड़ा होता है वो होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व के बाद उससे थोड़ा छोटा साइज लेकिन रिस्ट्रिक्शन सबसे ज्यादा होते हैं नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क जो होते हैं, एक तो पूरा का पूरा कम्युनिटी जो उसके अंदर है, जितने भी जीव रहते हैं सभी पे फोकस किया जाता है नेशनल पार्क के अंदर। लेकिन कोई भी मानव गतिविधि यहाँ पर मतलब आप कह सकते हैं अलाउड नहीं है, आप नहीं जा सकते, लकड़ियां वगैरह नहीं तोड़ सकते। तो नेशनल पार्क थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड सबसे ज्यादा है। आकार में अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, उससे थोड़ा छोटा नेशनल पार्क है, और सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकता है आकार की दृष्टि से। लेकिन अगर रिस्ट्रिक्शंस की बात करें तो सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस पाए जाते हैं नेशनल पार्क्स में, और नेशनल पार्क से थोड़े से कम रिस्ट्रिक्शंस पाए जाते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और सबसे कम रिस्ट्रिक्शंस पाए जाते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में। ये रिस्ट्रिक्शंस की बात है। तो नेशनल पार्क देखेंगे तो यमुनानगर में एक नेशनल पार्क यमुनानगर के अंदर है, और दूसरा नेशनल पार्क कालेसर यमुनानगर में है, और सुल्तानपुर जो वो गुड़गांव जिले में पड़ता है। यदि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, वाइल्ड का मतलब होता है वन्य, लाइफ का मतलब जीव, और सेंचुरी का मतलब आरक्षित क्षेत्र। तो वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र की बात करें तो हरियाणा में 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाई जाती है। सबसे पहली जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये हरियाणा की सबसे पुरानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो 1975 में बनाई गई थी। और दूसरी है खोल ही रहतान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों की दोनों पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं। इसके बाद अगर बात करें तो यमुनानगर के अंदर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कलेसर है, वो एक नेशनल पार्क के नाम से भी है, और उसी का कुछ हिस्सा हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी घोषित किया हुआ है। कुरुक्षेत्रा में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है छिलछिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो 1986 में घोषित की गई थी। झज्जर में 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक का नाम है भिंडावास और एक का नाम है खप्परवास। तो ये झज्जर के अंतर्गत पाए जाने वाली 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। इसके बाद रेवाड़ी में पाए जाने वाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम है नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पड़ती है। इसके बाद सिरसा में हरियाणा की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है अबूब शहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 1987 में घोषित की गई थी। तो ये 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यदि आप इनको मैप के माध्यम से देखेंगे तो हरियाणा में सबसे पहले पंचकुला में 2 पड़ती हैं, एक का नाम बीर शिकारगढ़ और एक का नाम खोल ही रहतान। उसके बाद यमुनानगर के अंतर्गत कलेश्वर है, कुरुक्षेत्र में छिलछिला है, ऐसे ही झज्जर में भिंडावास और खप्परवास है, ऐसे ही रेवाड़ी में जब जाएंगे तो नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और सिरसा में जाएंगे तो अबूब शहर नाम की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये इनके नाम आपको मिल सकते हैं, देखने में मिल जाएंगे, और साथ में आप इसको मैप में भी ज्यादातर कोशिश करो कि हर चीज को मैप में फिलअप करें, और एक बात को थोड़ा सा फोकस करें। मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप उनको एक सीरीज में ही भरेंगे कि भाई कौन सा हमने डिस्ट्रिक्ट पहले पढ़े हुए हैं, उसी के हिसाब से जब आप उसको पढ़ेंगे हमेशा उसी के हिसाब से याद रखेंगे तो आपको हमेशा याद रखेंगे। देखिए जैसे आप अगर आप किसी चीज को रिकॉल कर रहे हैं तो जल्दी रिकॉल कब होती है, जब आप उसको एक सिस्टमेटिक वे से समझ लेते हैं। जैसे बचपन में हम भाई जितनी भी टेबल्स याद करते थे, पहाड़े याद करते थे, तो हम उनको पहले सीरीज में याद करते थे, उसके बाद फिर रैंडमली कटमा कोई भी पूछता रहता था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती थी। वही चीज यहाँ पे है, अगर आप हर चीज को अपने सिस्टम के हिसाब से सेटअप कर लेंगे उसके बाद आपको उसमें दिक्कत नहीं आने वाली। इसके बाद अगली है कंजर्वेशन रिजर्व। ये आपको पता चल गया कंजर्वेशन रिजर्व क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बायोस्फीयर रिजर्व है या नेशनल पार्क्स हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए जो जगह बनाई जाती है उसको कंजर्वेशन रिजर्व कहते हैं। 2 हरियाणा में 2 हैं, और ये पहली बार घोषित किया गया था, या ऐसी कोई चीज सोची गई थी 2002 में, उस एक्ट में संशोधन किया गया था 1972 के एक्ट में, और फिलहाल ये भारत के अंतर्गत 86 हैं। पहली जो है वो है जींद में वीर बाराबान 2007 में बनाई गई थी, और दूसरी है कैथल में सरस्वती के नाम से, ये भी 2007 में बनाई गई थी। यदि आप देखेंगे तो एक जींद के अंतर्गत है और एक कैथल के अंतर्गत है, वीर बाराबान और सरस्वती नाम से जो कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए हुए हैं हरियाणा के अंतर्गत। इसके बाद अगर हम बात करें तो हरियाणा में 3 इंपोर्टेंट जू पाए जाते हैं, जैसे मिनी जू है पीपली कुरुक्षेत्र में, उसके बाद रोहतक में एक जू है, साथ ही एक जू है भिवानी के अंतर्गत। तो ये जो पाए जाते हैं, साथ ही एक डियर पार्क है एक हिरण के लिए हिसार में। मैप में देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि भाई एक कुरुक्षेत्र में है, पीपली में मिनी जू, एक रोहतक के अंतर्गत है और एक भिवानी के अंतर्गत पाया जाता है। तो ये 3 इंपोर्टेंट जू हैं, और एक डियर पार्क है हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पाया जाता है। हरियाणा में ब्रीडिंग सेंटर की अगर बात करें
तो हरियाणा में सबसे पहला जो ब्रीडिंग सेंटर है वो तीतर, जैसे तीतर की भी कई प्रजातियां पाई जाती हैं, तो उसमें थे एक प्रजाति जैसे तीतर का अलग कलर होता है, तो एक होता काला तीतर। तो हरियाणा का राजकीय पक्षी है वो है काला तीतर, ब्लैक फ्रैंकलिन कहते हैं, और ये है फिसेंट या तीतर ब्रीडिंग सेंटर मोरनी पंचकुला में पाई जाती है। इसके बाद स्पैरो रेस्क्यू एंड रिसर्च सेंटर, साथ ही जटायु या वल्चर का मतलब होता है गिद्ध, तो गिद्ध के लिए भी कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर है पिंजौर में ही। रेड जंगल फाउल एक लाल मुर्गा होता है, उसके लिए भी ब्रीडिंग सेंटर पिंजौर में बना हुआ है। ये वे प्रजातियां हैं जो कहीं ना कहीं खत्म होने की कगार पे हैं, उनके लिए हमने अलग अलग मतलब ब्रीडिंग सेंटर बनाए हुए हैं। तो पंचकुला में इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। ये 4 पक्षियों के लिए हैं, चिड़िया के लिए भी है, उसके बाद आप देखेंगे तितर के लिए है, उसके बाद आप देखेंगे तो मुर्गे के लिए है और गिद्ध के लिए। ये चारों के चारों ब्रीडिंग सेंटर पंचकुला में है। हाथियों के लिए रेस्क्यू रिहैबिलिटेशन सेंटर, ये मतलब ब्रीडिंग सेंटर तो नहीं है लेकिन उनको बचाव के लिए ही बनाया गया है, ये कलेसर यमुनानगर के अंतर्गत स्थित है। ब्लैक बक जो हरियाणा का राजकीय पशु है, काला हिरण कह देते हैं, उसका ब्रीडिंग सेंटर है पीपली कुरुक्षेत्र में देखने को आपको मिलेगा। क्रोकोडाइल का ब्रीडिंग सेंटर भोर सैदान नाम का गांव है कुरुक्षेत्र में, वहां पे आपको मिलेगा। तो ये दोनों के दोनों काला हिरण, देखो क्या होता है कई बार हम ट्रिक भी बना सकते हैं, जैसे आप ट्रिक बनाएंगे भाई कि काला हिरण है मगरमच्छ है, ये दोनों एक दूसरे मतलब काला हिरण को मगरमच्छ खा सकता है टाइप में, तो आप देख सकते हैं भाई दोनों के दोनों उनको बचा के रखने के लिए हम उन्हें दूर दूर रखा हुआ है, एक को हमने पीपली में रखा हुआ है और एक को भोर सैदान में, ताकि ये दूर रहें, ऐसे भी याद रह जाएगा। साथ में कुरुक्षेत्र जिले में ही पड़ते हैं, तो आप उसको अपना कोई ट्रिक बना सकते हैं कि भाई ये जानवरों के ब्रीडिंग सेंटर कहाँ है। पिकोक और चिंकारा एक हिरण जैसा ही एक जीव होता है चिंकारा, उसका ब्रीडिंग सेंटर है झाबुआ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, और चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर पड़ता है कैरू भिवानी के अंतर्गत। इसको अगर आप देखना चाहें तो ये है वल्चर या गिद्ध कह देते हैं, ये है रेड जंगल फाउल, ये है फीसेंट या तितर कह सकते हैं, ये है ब्लैक बक काला हिरण, और ये है चिंकारा, और ये क्रोकोडाइल आपने देखे हुए होंगे। तो इनके फोटोज देख के आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। मेरा मानना है कि आप उसको इमेजेस से कनेक्ट करो, मैप्स में भरो, ताकि वो चीज दिमाग में आपको अच्छे से विजुअलाइज हो जाए, अच्छे से आप उसको रिकॉल कर में कोई दिक्कत ना आए। इनको अगर आप मैप में देखेंगे तो पंचकुला के अंतर्गत ही 4 पड़ते हैं, जो गिद्ध के लिए भी, चिड़िया के लिए भी, और साथ ही मतलब अगर आप देखेंगे तो रेड जंगल फाउल के लिए और तितर के लिए। कुरुक्षेत्र के अंतर्गत 2 हैं, एक पीपली में जो क्रोकोडाइल सॉरी ब्लैक बक के लिए है, और मतलब बोर सैदान नाम के गांव में है क्रोकोडाइल के लिए। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे रेवाड़ी के अंतर्गत झाबुआ नाम की जगह थी, वहां पे आपको पिकोक और मतलब जो चिंकारा था उसके लिए मिल जाएगा, और भिवानी डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा चिंकारा के लिए स्पेशली। इसके बाद अगर हम बात करें तो अपना जो डिस्ट्रिक्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट। तो यमुनानगर के बारे में अगर आप बात करें तो यमुनानगर की कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगर समझें तो यमुनानगर जो है उसके कुछ उपनाम हैं, जैसे पेपर सिटी, अब्दुल्लापुर इसको पुराने नाम से जाना जाता था, और मछुआरों का स्वर्ग भी कह देते हैं। साथ ही इसका जो जन्म हुआ था अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट से बनाया गया था 16 अक्टूबर 1989, 16 अक्टूबर 1989 ईस्वी को यमुनानगर जिला हरियाणा में अस्तित्व में आया। इसका जो नाम है ज्यादातर यही कहते हैं भाई, इसको पहले अब्दुल्लापुर के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम यमुना नदी के किनारे पे होने की वजह से इसको यमुनानगर के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत जो इंपोर्टेंट तहसील हैं तो जगाधरी, छछरौली, बिलासपुर और रादौर नाम की 4 इंपोर्टेंट तहसील यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती हैं। लेजिस्लेटिव सीट्स की बात करें तो साधौरा, जगाधरी, यमुनानगर और रादौर नाम की जो लेजिस्लेटिव सीट्स हैं वे आपको देखने को मिल जाएंगी। छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है जो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में है, और यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में सबसे ज्यादा गांव यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये भी हमारे हरियाणा का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है गांव की संख्या के आधार पे। इंपोर्टेंट इंडस्ट्रीज की बात करें तो बल्लारपुर पेपर मिल यहाँ पे पाई जाती है, बिल्ट के नाम से भी जानी जाती है। यमुना गैसेज लिमिटेड है जिसमें बहुत सारी गैसेज का प्रोडक्शन किया जाता है। साथ ही सरस्वती शुगर मिल है, यहाँ पे काफी बड़ी आकार में पाई जाती है। अब्दुल्लापुर टिम्बर मार्केट है यहाँ पे, और रेलवे हमारी जो शताब्दी रेल है उसकी मुरम्मत के लिए यहाँ पे एक वर्कशॉप है। यमुनानगर जो
हमारा जिला है उसके अंतर्गत आप देखेंगे बहुत सारे हथियार भी पैदा करने के लिए काम आता है। भारत की जो सेना है उसके लिए काफी बड़ी मात्रा के हथियार यहीं पे पैदा या बनाए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसके बाद अगर इंपॉर्टेंट प्लेसेस की बात करें तो यमुनानगर में जैसे हनुमान जी के 5 मुख हैं, तो उसी का एक मंदिर है पंचमुखी हनुमान मंदिर, ये यमुनानगर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और इम्पोर्टेंट प्लेसेस अगर आप देखेंगे तो ये एक स्तूप है, चनेटी का स्तूप कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि अशोक नाम का जो राजा था उसने इस चनेटी के स्तूप का निर्माण करवाया था। वेन सांग ने अपनी किताब के अंतर्गत ऐसा बताया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे एक मंदिर है जिसका नाम है चिट्ठा मंदिर, जो हनुमान जी के लिए समर्पित है। यहाँ पे हनुमान जी की एक सफेद रंग की मूर्ति रखी हुई है जो काफी फेमस है। और इम्पोर्टेंट प्लेस की बात करें तो हमने देखा था कि भाई आदि बद्री नाम की जगह है जहाँ पे सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है और साथ ही वहाँ पे एक कुंड भी है, तो आदि बद्री नाम की जगह भी यहाँ पे दर्शनीय स्थल है। अगर बात करें तो ये ताजे वाला बैराज है जो अब तो काफी खराब हालत में चला गया है क्योंकि बाद में इसकी जगह पे हथनी कुंड नाम का बैराज बनाया गया था। अगर इंपॉर्टेंट प्लेसेस की बात करें तो और यमुनानगर के अंदर ये है हथनी कुंड बैराज, ये आप देख पा रहे होंगे, इसका फोटो से आपका अंदाजा आएगा होगा कैसा बैराज है। तो देखने से थोड़ा सा चीजें अच्छे से विजुअलाइज हो जाती हैं। ये एक कोस मीनार है, हर 2 मील के ऊपर शेरशाह सूरी नाम के राजा ने, मतलब ये पहले का समय ऐसा था भाई ये नहीं पता चलता था आप कितना दूर आ गए हैं, तो वहां पे हर 2 माइल लगभग 3 किलोमीटर 200 मीटर के ऊपर उन्होंने एक मतलब ये कोश मीनार का निर्माण करवाया हुआ है। तो शेरशाह सूरी के टाइम पे जीटी रोड पे भी आपको ये बहुत देखने को मिलेंगी। तो ये एक कोश मीनार है, कुछ यमुनानगर के अंतर्गत ये भी पाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे एक किला है जिसका नाम है बूरिया का किला, और उसी के अंदर एक रंग महल आपको देखने को मिलेगा। कई मानते हैं कि जो शाहजहां नाम का राजा था वो यहाँ पे आता था शिकार खेलने के लिए। कई ऐसा मानते हैं कि अकबर के दरबार में जो बीरबल रहता था उसका संबंधित से। तो ये एक किला है जो आपको यमुनानगर में देखने को मिलता है। कुछ अगर प्री हिस्टोरिक टाइम की बात करें तो कुछ उस समय के यहाँ पर अलग अलग चीजें अवशेष देखने को मिलते हैं। एंशियंट साइट ऑफ एंशियंट साइट ऑफ सूग नाम की जगह है जहाँ मतलब यहाँ से आपको कई सारी ऐसी चीजें मिली हुई हैं जहाँ पे ये पता चलता है कि यहाँ पे मानव बस्तियां वगैरह रहती होंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज की अपडेट आप तक मिलती रहे। थैंक यू सो मच।